तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। पशुओं में पाइका रोग की है गंभीर समस्या, करे समय पर समाधान। उड़द की फसल में जरूरी कार्य करें, अधिक उपज पाएं। प्रदेश के ज्यादातर किसान पशुपालन से जुड़े हैं और अक्सर पशु प्रबंधन में खामियों के चलते इनमें कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। इन्हीं में से एक है पशुओं में पाइका रोग की समस्या, जिसमें पशु अखाद्य पदार्थों को खाने लगते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो पशुपालक कैसे करें? इस गंभीर समस्या का समाधान जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो से। किसान भाइयों नमस्कार। ये पाइका नामक जो बीमारी होती है, ये विशेष करके हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें से भी जो दुधारू पशु होते हैं उन सबों में इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमारे गायों में सभी नस्ल के देसी नस्ल हों या फिर संकर नस्लें हों, भैंसों में, बकरियों में, भेड़ों में इस तरह के ये बीमारी देखी जाती है। पर इन सबों में अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो हमारे जो दुधारू पशुएँ हैं उन सबों में इस बीमारी की होने की संभावना अधिक होती है। इसके कारण में ऐसे तो कई तरह के कारण होते हैं, पर पाइका बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण होता है ये मिनरल के अभाव के कारण। शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को समुचित रूप से चलाते हैं। तो इसमें विशेष करके फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम की अचानक कमी होने के कारण पशुओं में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होती है और लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस की कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार के फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस मात्रा में कम पाया जाता है। हम खनिज पदार्थों की जो बात कर रहे हैं, इनकी कमी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसान भाई क्या होते हैं कि दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में हम मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं दे पाते हैं। जो मिनरल मिक्सचर उनके खाद्यान्न पदार्थों, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं से जो आते हैं उसी से उनका काम चलते रहता है। पर होता क्या है कि जो दुधारू पशुओं में होते हैं उन सबों में दूध के द्वारा, दूध में से ये जो मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक हम इनको राशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, माने अतिरिक्त खनिज पदार्थ जब तक हम लोग नहीं देते हैं तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते जाती है। और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशुएं हैं या जो दुधारू नहीं हैं, उन सबों में भी इस बीमारी को आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई फाइबर, जो रेशा की मात्रा होती है, संतुलित आहार में अगर रेशा की मात्रा भी उचित
मात्रा अगर न रखी जाए तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर शरीर में उनके जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, विशेष करके अंतःपरजीवी में जो गट एक्टिंग पैरासाइट्स हैं, मतलब जो हमारे आहार नली में जो परजीवी होते हैं, उन सबों की संख्या भी अगर बहुत अधिक हो जाए तो मिनरल की कमी, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की कमी हो जाती है और इसके कारण पाइका रोग उत्पन्न हो जाता है। पाइका रोग से पीड़ित पशु में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप रोगी पशुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में पशु खाद्य पदार्थ के अलावा अखाद्य पदार्थ जैसे कि ईंट, पत्थर, मिट्टी, मल और मूत्र, कागज और कपड़े आदि खाने लगते हैं। इसके अलावा पशुओं में स्वास्थ्य में गिरावट व कमजोरी, प्रजनन संबंधित विकार आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पशुओं में इन खनिज पदार्थों की कमी हो गई है और इस रोग से आपके पशु ग्रसित होने जा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अभी जो हम कारण बताए थे आपको इसके होने के, जैसे आप नियमित रूप से दूध के मात्रा के अनुसार में आप मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त के जरूर दें। साथ साथ अगर मिनरल ऑरली जो दे रहे हैं, जो खाना के साथ दे रहे हैं, उससे अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे फास्फोरस के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ दिनों तक में 2-3 दिन तक उसके इंजेक्शन भी चला के उसके शरीर में इन खनिज पदार्थों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। और किसी किसी में अगर बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, बहुत लक्षण इसके प्रोडक्शन घट गया है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो मसल्स में जो मांसपेशियों में है उसमें कमजोरी आने लगी है, तो आप इनको जो आईवी इन्फ्यूज़न हम कहते हैं, जैसे आप सीरा में भी फास्फोरस के जो दवा आते हैं, जो सीरा में चढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं, उन सबों का भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के अलावा बहुत सारे साधारण रोग भी हैं जो पशुओं की उत्पादन क्षमता कम कर देते हैं। ये रोग ज्यादा भयानक नहीं होते, लेकिन समय पर इलाज नहीं कराने पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाइका रोग भी ऐसा ही एक रोग या फिर विकार है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए संतुलित आहार प्रबंधन के साथ साथ खनिज लवण आदि का समावेश भी पशुओं के आहार में करना चाहिए। साथ ही देखरेख अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन सबों के अलावा भी आप जैसे कृमिनाशक की दवा आप नियमित रूप से जरूर पिलाएं अपने जानवरों को। आपने जो खाना है आप जो दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, उसमें देखें कि जो 24 आवर की जो दिन भर की जो आहार है उसमें उचित मात्रा में रेशा उपलब्ध है कि नहीं, इन सबों को भी देखें। अगर आप इस तरह के प्रबंधन करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से आप निजात पा सकते हैं और जो जानवर इस बीमारी से ग्रसित हैं उन सबों को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले से सजग रहें आपके दुधारू पशुओं के प्रति, और जो दुधारू पशु नहीं है उन सबों के प्रति भी इन उपायों के साथ आप अगर सजग रहते हैं तो पाइका बीमारी से बहुत आसानी से आप बचाया जा सकता है, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। दलहनी फसलों में उड़द का एक अलग ही स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने गर्मी में उड़द की बुआई समय से की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, वर्तमान जो समय है वो जायद का है, तो इसमें हमारे राज्य की प्रमुख फसल है उड़द की। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी का जो समय है उसमें आपने 15 से 20 दिन कहीं पर की फसलें हो गई होगी, कहीं पर 20 से 25 दिन पहले आपने फसलों की बुआई जो है कर दी होगी। उड़द की फसल में खरपतवार अधिक देखने को मिलते हैं, जो कि फसल में खाद, उर्वरक और हवा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है और फिर आगे चलकर फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहले इसमें खरपतवार प्रबंधन
जो है अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो है कीट और व्याधियों के लिए आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप 20 से 25 दिन के अंतराल में पहले निंदाई गोडाई और दूसरी निंदाई गोडाई जो है वो 25 से 40 दिन के अंतराल में कर लें और खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। इसके बाद बात आती है जल प्रबंधन की। तो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें पोषण की क्रिया जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है पौधों में। को मैं बताना चाहूँगा कि लगातार आप हल्की सिंचाई करते रहें और इसके लिए मृदा का जो प्रकार है और फसलों की जल मांग के आधार पर आप सिंचाई करते रहें। ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि बराबर नमी जो है पूरे खेत में बनी रहे। इसके बाद बात आती है पोषण प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिंक की मात्रा आपने दे दी होगी, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको फसल थोड़ी कमज़ोर दिख रही होगी तो आप बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं। और अगर अत्यधिक आपको कमज़ोर दिख रही है फसल तो आप घुलनशील उर्वरक है, आप 19-19-19 का छिड़काव 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका भी 200 लीटर में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू रहता है फसल सुरक्षा का। बिहार रोमेल इल्ली कीट। इस कीट के प्रौढ़ मध्यम आकार का तथा प्रौढ़ के पंख पूरे पीले रंग के होते हैं। इनके शरीर पर घने बाल या रोए होते हैं, जिस कारण इन्हें कंबल कीट भी कहा जाता है। इल्लियां छोटी अवस्था में झुंड में रहकर पत्तियों को खाती हैं, जिससे पत्तियां जालीनुमा आकृति की बन जाती हैं। बड़ी इल्लियां फसल में फैलकर पत्तियों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में पौधे पत्ती विहीन हो जाते हैं और केवल डंठल के रूप में रह जाते हैं। इनके प्रकोप से पौधे में दाने छोटे व उपज में कमी हो जाती है। जैविक कीट नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ ही फसल में लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 0.05 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सके। इसमें जो चूसक कीट है वो बहुत ही हानि पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और उत्पादन भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो इससे बचाव के लिए आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और जब आपकी फसल 8 से 10 दिनों की हो जाए तो आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोगों की। तो इसमें सबसे प्रमुख पीला मोज़ेक वायरस, जो कि सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। चूँकि ये ऐसा रोग है कि अगर आपके खेत में आ गया और 1-2 पौधों में हो गया तो ये पूरे खेत में लगभग फैल जाता है और पूरी फसल जो है नष्ट कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप रोगरोधी किस्मों का चयन करें, मतलब पीला मोज़ेक जो रोग है उसके अवरोधी जो किस्में हैं आप उसका उपयोग करें। बीज उपचार अगर कर रहे हैं तो जो फंगीसाइड के साथ साथ इंसेक्टिसाइड थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आप इसका भी अच्छी तरह से मिला दें और बीज उपचार करें। और साथ ही साथ फसल चक्र का उपयोग करें। लगातार एक ही खेत में आप हर साल उड़द की फसल ना लें। और चूसक कीड़ों के नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां, जिसको आप अगर ग्रीष्मकालीन उड़द की अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। नींबू वर्गीय पौधों पर डाईबैक रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% की दर से छिड़काव करें। पपीता में नर्सरी लगाने का यह उचित समय है। 1 हेक्टेयर में पौधों को उगाने के लिए 250 ग्राम बीज का उपयोग करें। पपीता की उन्नत किस्मों में कुर्ग हनी ड्यू, पूसा स्वादिष्ट, पूसा नन्हा, CO2 और ताइवान पपीते की उन्नत किस्में हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बेर के पौधों की कटाई छटाई का उचित समय है। मई माह के अंत तक कटाई छटाई का कार्य कर लें। कृंतक करते हुए रोगग्रस्त सूखी एवं आपस में रगड़ खाती टहनियों को हटा दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू करें और अच्छी गुणवत्ता के बीज प्रमाणित स्रोत से खरीदें। वर्तमान में वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की आवश्यकता के अनुसार समय पर सिंचाई करें। गर्मियों में तरबूज और खरबूजा की तुड़ाई का समय है। कच्चे फलों की तुड़ाई ना करें। फल के पास डंठल का सूखना, थिरकने की आवाज, बल्ली के रंग में परिवर्तन फलों के पकने के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। सिंचाई के तुरंत बाद यानी 12 से 24 घंटे तक फलों की तुड़ाई ना करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें, जिससे मृदा में उपस्थित फफूंद, जीवाणु, कीटों के लार्वा और खरपतवारों के बीज सामग्री आदि धूप से नष्ट हो जाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप होने की स्थिति में ल्यूट 5 ट्रैप का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए ऑक्सीमेटॉन मिथाइल 25 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पीने का पानी दें और छायादार स्थान में पेड़ों के नीचे बांध दें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन फीड और हरे चारे के साथ मिलाकर दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर सुमेर से। आपने लेयर मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज़ का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं,
उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियाँ ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियाँ 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं और 72 से 78 सप्ताह की आयु तक लगातार अंडे देना जारी रखती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह के बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान बहुत ही जरूरी है। मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध बहुत सारे उपलब्ध आहार है, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है
और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतः परजीवी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है, तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।